हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी ग्रामर के समास के प्रकार, समास की डेफिनेशन एंड उसके प्रकार मैंने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समास के पहले प्रकार की बात करते हैं जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और वह अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दो शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास प्रेजेंट होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। अब इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, फर्स्ट पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। आपने उस उपसर्ग छांटना सीखा होगा जिसमें उपसर्ग बताना होता है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है। तो आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, ये सारे क्या होते हैं, हमारे उपसर्ग होते हैं। तो आदि शब्द का आदि जो होते हैं उपसर्ग शब्द का बोध होता है। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत इजी वर्ड का यूज कर सकते हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका मीनिंग भी आपको पता होगा और वर्ड भी काफी इजी रहता है। बस आपको याद रखने की जरूरत है तो ये कि ये अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अजन्म, जन्म से लेकर, घर घर, प्रत्येक घर। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। अगर पूछा जाता है तो बस आपको इतना ही देना होता है, ये डेफिनेशन और एक दो एग्जाम्पल, इतने में आपके 3 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट तत्पुरुष समास पर। तो तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये हो गई तत्पुरुष समास की डेफिनेशन। इस समास में साधारणतः जो प्रथम पद रहता है, फर्स्ट पद, वो विशेषण और जो सेकंड द्वितीय पद होता है वो विशेष रहता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता बढ़ जाती है या फिर प्रधानता रहती है। जैसे धर्म का ग्रंथ, दूसरा शब्द क्या है, ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार, सेकंड शब्द क्या है, कुमार। तो इसकी प्रधानता कैसे बढ़ी, फर्स्ट होने के कारण, ठीक है, विशेषण होने के कारण विशेष्य की प्रधानता बढ़ जाती है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की डेफिनेशन होती है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान में मिलकर बनते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास के विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। कर्मधारय समास के विग्रह में है जो के समान है, जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, ठीक है। तो ये क्या है, चंद्रमुख, चंद्रमा की विशेषता है ना, मतलब इंसान की विशेषता है कि वो चंद्रमा से कंपैरिजन किया जा रहा है भाई उसका। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु के समान देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। तो ये किसके हैं, कर्मधारय समास। यहाँ पर जो कर्म किया गया है उसके हिसाब से उसकी उपाधि दी जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास की डेफिनेशन है हमारी, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब उसमें कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 9 10, ये सारी संख्या हो सकती हैं। ये इससे ही आप समझ जाएंगे ये क्या है, द्विगु समास है। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। देखा जा सकता है इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, जैसे 9 घोड़े जा रहे हैं, लोग गुट में जा रहे हैं। किसी अर्थ को नहीं, इससे समूह और समाहार का बोध होता है, इसे द्विगु समास कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी आपको किसी वर्ड के आगे संख्या का यूज दिखाई देता है वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई।
इसके बाद एग्जाम्पल काफ़ी इजी रहते हैं। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, मतलब 2 पहरों से मिलकर बनता है ना, सुबह और शाम से मिलकर बनता है दोपहर। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम या 3 वेड़ियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। नव दुर्गे, 9 दिनों का समूह होता है ना, 9 दिनों का समूह जो दुर्गा पूजा होती है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की डेफिनेशन की बात करें तो इस समास में दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता, ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या फिर एवं का प्रयोग करके उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह या फिर या का बोध होता है, योजक चिन्ह लगा होगा या फिर या शब्द का बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास हमारा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जलवायु, जलवायु जल और वायु, अपना पराया। देखिए यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, योजक चिन्ह आपको मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है, चारों में योजक चिन्ह यहाँ पर है, तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है अपना पराया, तो अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण और राधा और कृष्ण। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। इसके बाद नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास, जो हमारा लास्ट समास रहता है, इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा एंड अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर तीसरा शब्द बनाते हैं या तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसका, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य ही प्रधान होता है या कोई अन्य शब्द ही प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। फॉर एग्जाम्पल गजानन, गज का आनन। और नेक्स्ट है त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, वो हैं शिव। और नीलकंठ, मतलब किसी भी क्वालिटी की वजह से उसका एक नेम रख दिया गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। फॉर एग्जाम्पल गजानन, तो हमारे गणेश जी को गजानन कहते हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले भगवान जी हैं हमारे शंकर जी। और नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, वो है शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके होते हैं बहुव्रीहि समास के। काफ़ी इजी टॉपिक रहता है, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। अगर ठीक से एक बार पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अपने 2-3 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, और काफ़ी शॉर्ट भी रहता है। अगर इसका पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने समास की डेफिनेशन एंड टाइप्स को बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना।